इनकी डेफिनेशंस देख लें। क्रिस्टलाइन सॉलिड देखे खाने का नमक है, उसके अंदर पार्टिकल्स बड़े खूबसूरत अंदाज में जुड़े हुए होते हैं। ये सोडियम, और सुन रहे हो इसे, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये सोडियम है, ये देखा, फिर सोडियम आएगा, फिर क्लोरीन आएगा, मैंने बताया था आपको बना के पहले भी। तो इसके क्यूबिकल क्रिस्टल्स होते हैं। तो डेफिनेशन ये, सॉलिड दैट इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्डरली, क्या एक ऐसा सॉलिड जो बना हुआ हो ऑफ ऑर्डरली रिपीटिंग, एक बात तरतीब दोहराए जाने वाले 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स, किसके, जर्रात के, इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगेन लिसन टू मी, ए सॉलिड विच इज कंपोज्ड, एक ऐसा सॉलिड जो बना हुआ हो किससे, ऑर्डरली रिपीटिंग 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कैसी होगी, बात तरतीब होगी, रिपीटिंग होगी, 3 रुखों में होगी। 3 बातें याद रखनी है। अरेंजमेंट के बारे में बातें हो रही है सारी, अल्लाह वालों सुन लो फायदे, इस अरेंजमेंट के बारे में सारी बातें हैं। ऑर्डरली रिपीटिंग 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल से बना हुआ इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉलिड्स विद ऑर्डर्ड रेपिटेटिव, ठीक है, रेपिटेटिव भी कह सकते हो, ठीक है, एंड 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। फिर दैट टाइप ऑफ सॉलिड व्हिच हैव डेफिनिट जियोमेट्रिकल शेप इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आपकी बुक पे पहले वाली है, इफ यू वांट टू मेमोराइज वो कर ले। मुझे तो लास्ट पसंद है भाई, मुझे किसी को पता नहीं है तो मैं हमेशा लास्ट ही बताता हूं, क्योंकि ये सारी बातें डेफिनेट ज्योमेट्री की बातें हैं। नहीं समझ आ नहीं है। अब आपके टीचर्स को बुक वाली चाहिए, क्योंकि उन्हें की दी जाती है पेपर चेक करने के लिए, तो मुझे आपसे यही तो आप पहली करेंगे तो आपको नंबर पहली पे मिलेंगे, समझ आ। दिस मीन्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव वेल डिफाइंड शेप। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी शेप क्या होती है, वेल डिफाइंड होती है, एक खास मुतय्यन, ठीक है, उनकी शक्ल होती है, बिकॉज ऑफ द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स। बिकॉज ऑफ की वजह से ऑर्डरली अरेंजमेंट, एक हाँ ठीक है, एक मखसूस तरतीब की वजह से आप इस पार्टिकल्स, उसके पार्टिकल्स की उसकी शक्ल डेफिनेट होती है, खास शक्ल होती है। ये बेटे प्रॉपर्टीज हैं आप, ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी मैंने बता दी, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प, अब ये गौर से सुनना, जो जिन सब्सटेंसेस के या जिन सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। जैसे मैंने कहा था ना, बर्फ 0 डिग्री पे पिघलेगी तो फिर आगे टेम्परेचर राइज करेगा, इसे कहता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। वो सॉलिड्स जो एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे मेल्ट करेंगे, जैसा कि पानी मेल्ट करता नहीं करता, 0 पे करता है, तो ऐसे सॉलिड्स जो एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे मेल्ट करें, ठीक है, वी विल से दैट दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे वो मेल्ट करते हैं, ठीक है, समझ आ गया। फिगर आपको बता रही है, शो द शेप ऑफ द सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। नोटिस दैट द सोडियम एंड क्लोराइड आयन आर क्लोज एंड पैक्ड टुगेदर इन ए रेगुलर अरे, ठीक है, वो एक दूसरे के बहुत ही करीब है और एक रेगुलर सफ की शक्ल में या एक रेगुलर तरतीब की शक्ल में जुड़े हुए हैं। एमार्फस सॉलिड्स, बताएं कोई तरतीब नजर आ रही है अच्छी सी, कोई पता नहीं, कहीं गैप छोटा, कहीं बड़ा, कहीं अजीबो गरीब सी बनी हुई है, ऐसा ही है ना, अजीबो गरीब सा, इर्रेगुलर, जुड़े हुए लेकिन इर्रेगुलर अंदाज में। सुन रहे नहीं सुन रहे? अब मुझे बताएं, देखें यहां पे जितना होल ये उतना ही होल ये, उतना ही होल ये, उतना ही, सारे होल्स बराबर है ना, तो ये रेगुलर अरेंजमेंट है, लेकिन ये रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, ये एमार्फस है, ये क्या क्रिस्टलाइन है। सो बेटा जी डेफिनेशन है एमार्फस, उसका अपोजिट कर लें, ए सॉलिड दैट इज कंपोज्ड ऑफ अनऑर्डरली नॉन रिपीटिंग, ठीक है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड एमार्फस सॉलिड। सॉलिड्स विद अनऑर्डर्ड, नॉन रेपिटेटिव एंड 3 डायमेंशनल, ठीक है, arrangement of particles is called amorphous solid. Yeah, that type of solid which does not have, in my opinion, which does not have डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप इज कॉल्ड एमार्फस सॉलिड। प्रॉब्लम बेटा किसी को क्लियर है सबको? जाने दो फिर आगे। उसके बाद बेटा क्या जी, उसके बाद प्रॉपर्टी कहता है दिस मींस इट डज नॉट हैव वेल डिफाइंड अरेंजमेंट। इसकी अरेंजमेंट वेल डिफाइंड नहीं होती ऑफ इट्स पार्टिकल्स, ठीक है।
amorphous solid do not melt at definite melting point but gradually, ठीक है, but gradually often when heated। याद रखना ये जो amorphous solid है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, सादा से अल्फाज में ये कह दो कि जो बेटे इसकी प्रॉपर्टीज है ना एक ही याद करो, दूसरे में नॉट लगाते जाओ बस। तो आपने कहना है कि amorphous solids do not have शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो शार्प नहीं होते, वो आस्ता आस्ता उनकी एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में वो मेल्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका शीशा ये amorphous सॉलिड है, प्लास्टिक आपका इसमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट डेफिनेट नहीं होती, आर amorphous सॉलिड्स। प्रॉब्लम किसी को, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है जी, 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल एंड क्वार्ट्ज ग्लास एंड क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स। सो कहता है कि क्वार्ट्ज की डेफिनेशन बेटे गौर से सुन ले, द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड क्वार्ट्ज। क्या? द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ SiO2, ये रेत है, ठीक है, इसकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है उसे हम क्वार्ट्ज कहते हैं। इट इज ए हार्ड ब्रिटल एंड कलरलेस सॉलिड। डेफिनेशन ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास समझ आ गया? तो मुझे बताएं क्रिस्टलाइन यहां पे कौन नजर आ रहा है आपको, ये या ये? तो फिर यही होगा आपका क्वार्ट्ज, ठीक है। amorphous solid क्वार्ट्ज ग्लास, कौन होगा क्वार्ट्ज ग्लास? बी वाला, बस समझ गए। तो याद रखना इसकी डेफिनेशन भी, एन amorphous solid दैट इज obtained by rapid cooling of quartz glass, ठीक है, इज कॉल्ड रैपिड कूलिंग ऑफ क्वार्ट्ज, नॉट क्वार्ट्ज ग्लास। इधर फिर सुन ले बेटा, अगर आप क्वार्ट्ज को मेल्ट करें और उसको बहुत ही जल्दी ठंडा करें, बहुत ही, तो जो आपको सॉलिड मिलेगा उस सॉलिड को हम लोग किसका नाम दे देते हैं? क्वार्ट्ज ग्लास का नाम दे देते हैं। तो जल्दी ठंडा होने की वजह से इसकी क्रिस्टल जो है वो सही नहीं बनती, बल्कि एपोजिट सी इसकी अरेंजमेंट रह जाती है, बेतरतीब सी इसकी अरेंजमेंट रह जाती है। सो देयरफॉर दिस इज नॉट द crystalline solid, this is the amorphous solid। तो amorphous solid that is obtained by the rapid cooling of molten quartz। क्या? पिघले हुए क्वार्ट्ज को बहुत जल्दी ठंडा करने से जो सॉलिड आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड द क्वार्ट्ज ग्लास। प्रॉब्लम किसी को लगा लो नहीं? सो क्लियर हो गया। अब यहां से मैंने आपसे सवाल क्या पूछना है, ये भी सवाल भी देख लेगा, व्हेन क्वार्ट्ज इज हीटेड अबाउट, ये अब यहां से आपको बताएंगे और पूछेंगे आपसे दोनों चीजें। मैंने दोनों की डेफिनेशन आपको अलग अलग दे दी है और आप पहचान कर सकते हैं, ठीक है। कहता है कि व्हेन द क्वार्ट्ज इज हीटेड अबाउट इट्स मेल्टिंग पॉइंट दैट इज 1600 डिग्री सेल्सियस एंड कूल्ड रैपिडली, एन amorphous solid called quartz glass results is obtained। रिजल्ट्स की जगह क्या कहते हैं? is obtained, हमें मिलता है। रिजल्ट्स का मतलब हाथ लगता है, हासिल होता है, ठीक है। Figure shows 2-dimensional representation of quartz glass and quartz crystal. Identify each, give reasons। सादा सी बात है, डेफिनेशन दे देना और कहना बिकॉज ऑफ दिस, कहना A is the, क्या कहना? A is quartz because it have definite shape and definite volume। क्या कह रहे हो? definite shape and definite volume। फिर मां सदके जाए, मुझे पता है जोर देके यही बोलोगे। इट हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, सो देयरफॉर दिस इज द क्वार्ट्ज। बट दैट इज दूसरा जो है बी इज क्वार्ट्ज ग्लास बिकॉज इट इज द amorphous सॉलिड। पहला क्रिस्टलाइन है, दूसरा amorphous है। इट लेक्स, इसके अंदर कमी है किस चीज की? डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप की। अब चुप हो गया अहमद, कोई बात नहीं यार, गलत हो जाता है, मेरे मुंह से भी निकल जाता है। अहमद ने बोलने बंद कर दिया यार। बोलो शाबाश, वेल डन, इसके लिए क्लैपिंग यार। डिफरेंशिएट बिटवीन amorphous एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बाय राइटिंग एप्रोप्रिएट सेंटेंसेस इन द एम्प्टी बॉक्सेस। ये भी बेटा आपके असेसमेंट एक्सरसाइज है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, amorphous सॉलिड्स है। कहता है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है पोसेस वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, तो आपने कहना डज नॉट पोसेस, बस इससे पीछे डज नॉट लगा दो, आगे ठीक है, ठीक है। हैव नॉन रेपिटेटिव अरेज ऑफ पार्टिकल्स, आपने कहना हैव नॉन को हटा दो, ठीक है। उसके बाद इधर लिखा हुआ है मेल्ट्स ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, आपने कहना हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बस। फिक्स्ड, शार्प का मतलब है फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो गया? एलोट्रोप्स क्या होते हैं बेटा? मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, पहले मुझे आप एक सवाल बताओ। आप के सामने अगर मैं हीरा उठा के लाकर रख दूं, अच्छा लगेगा ना? और कोयला लाकर रख दूं, सुन रहे हो ना? वेरी गुड, मुझे पता है, मुझे आपसे यही यकीन था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं,
हीरे में और कोयले में क्या फर्क है, पहले मैं आपसे पूछ लेता हूं। और कोयला काला कलूचा है ना, दोनों में कोई फर्क है? समझ, सुन तो लो ना यार, प्लीज सुन तो लो, कोई फर्क नहीं है। क्या है, क्या फर्क है? हीरा चमकता है, कोयला चमकता है। अब बेटा मैं आज आपको बता रहा हूं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ अरेंजमेंट का फर्क है, सिर्फ अरेंजमेंट का। आपकी कच्ची पेंसिल का सिक्का जिसे हम ग्रेफाइट कहते हैं, वो भी कार्बन की एक क्रिस्टलाइन शक्ल है, याद रखना। एक तो हमने कहा कि हाँ जी रेगुलर अरेंजमेंट होनी चाहिए, सुन रहे नहीं सुन रहे? अब गौर से सुनना, हीरे में ये जो गोल गोल बाल्स आपको नजर आ रही है ना, ये कार्बन के एटम्स है। कार्बन का एक एटम कितने बार बना सकता है भाई? 4 बार बनाता है। देखें इस कार्बन ने कितने बार बनाया? 1 2 3 4। इसने कितने बनाया? 1 2 3 और एक ऊपर 4। समझ आया नहीं यार? बेटा इधर गौर से देखना, एक फेस ये बनता है, दूसरा फेस ये बनता है, तीसरा फेस ये बनता है, चौथा फेस, इसे कहता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रन क्या होता है? ये एक ऐसी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल एंटिटी है। मैं बता रहा हूं बेटा, आपके पास एक ट्रायंगल है, प्लेन में ट्रायंगल होती है नहीं होती? आपके पास स्क्वायर भी होता नहीं होता? स्क्वायर एक ऐसा प्लेन ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ और विड्थ सेम होती है, और क्यूब एक ऐसा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट सेम होती है। समझ आ गया नहीं आ गया? क्लियर हुआ? तो स्क्वायर की जो 3 डायमेंशनल एनालॉग है, जिसे हम क्या कहेंगे कि उसका मुतरादिफ जो 3 डायमेंशनल में है, वो क्या है? वो क्यूब है। वो क्या है? इधर ये स्क्वायर है। बेटा जो आपकी ट्रायंगल होती है ना, इसका जो 3 डायमेंशनल एनालॉग है वो क्या है बेटा? वो है टेट्राहेड्रन। देखें बॉटम पे भी एक ट्रायंगल बन गई नहीं बन गई? और अगर ऊपर से भी मैं इसको यहां मिला दूं, अब देखें कितनी ट्रायंगल्स बन रही है। तंबू का भी देखा ना, एक ये ट्रायंगल है पीछे, एक सामने, सुन रहे हो? एक ये इधर ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है और एक बॉटम पे ट्रायंगल है। 4 ट्रायंगुलर शेप्स आपस में मिली और इस तरह की एक चीज बनी है, इसे कहते हैं टेट्राहेड्रन। और ये एक ट्रायंगल की 3 डायमेंशनल एनालॉजी है। प्रॉब्लम किसी को तो क्या ये ऐसे नहीं जुड़े हुए टेट्राहेड्रन की शक्ल में? तो हीरे के स्ट्रक्चर में आपके कार्बन एटम जो है 4-4 बॉन्ड बनाते हैं दूसरों के साथ, और किसकी शक्ल में अरेंज होता है? टेट्राहेड्रन की शक्ल में। ये यहां पे होते हैं। मेरी बात सुन रहे हैं? ये नहीं सुन रहे आप लोग? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है हीरे का। लेकिन ग्रेफाइट का क्या होता है, जो कि सिक्का आपका, उसमें कार्बन का एक एटम 4 बॉन्ड नहीं बनाता। कितने बॉन्ड बनाता है? 3। देखें इसने कितने बनाया? 1 2 3। इसने कितने बनाया? 1 2 3। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना। कौन सा स्ट्रक्चर? अब ये भी 3 बनाएगा, ठीक है। आगे कोई यहां पे होगा, वो भी कितने बनाएगा? सुन रहे हो नहीं सुन रहे? ये भी कितने बनाएगा? एक इधर एक इधर, 3 बन गए नहीं बन गए? यहां पे एक होगा, वो एक इधर बनाएगा, वो एक इधर बनाएगा, उसके भी 3 बन जाएंगे। तो ये बेटा लेयर्स है। देखिए ऊपर भी एक लेयर है जिसमें हेक्सागोनल अरेंजमेंट में आपके कार्बन के एटम जुड़े हैं, नीचे भी एक लेयर है। सुन रहे नहीं सुन रहे? और हर कार्बन एटम 3-3 बॉन्ड बना रहा है दूसरों के साथ, एंड इट इज फॉर्मिंग द हेक्सागोनल लेयर्स ऑफ द कार्बन एटम्स। प्रॉब्लम किसी को? और देखे ये जो हीरा है, इसके अंदर एटम्स के मिलने का अंदाज कुछ और है, और ग्रेफाइट में मिलने का अंदाज कुछ और। ये अरेंजमेंट पता क्या करती है? प्रॉपर्टीज चेंज कर देती है। इस तरह की अरेंजमेंट इसको हीरा बना देती है, और इस तरह की अरेंजमेंट इसको क्या बना देती है? ग्रेफाइट बना देती है। अब ये काला कलोटा और ये बिल्कुल शफाफ है। ये औरतों को पसंद है, नहीं समझ आया? मर्दों को भी पसंद है, लेकिन ये नहीं पसंद। लेकिन होते इसमें भी कार्बन के एटम्स और इसमें भी किसके एटम्स होते हैं? अब बता दो, इनमें फर्क है? अरेंजमेंट का फर्क है बस। एटम सेम है, एटम्स सेम है, इसलिए बेटा जी कोयला और हीरा सेम चीज है, सिर्फ तरतीब का फर्क है। एटम्स जिस अंदाज में मिलकर हीरा बनाते हैं, वो अंदाज ग्रेफाइट वाले अंदाज से मुख्तलिफ है। वो अंदाज जिसमें ग्रेफाइट के अंदर कार्बन के एटम्स मिलेंगे, उससे काली शक्ल बनती है, और वो अंदाज जिसमें कार्बन के एटम्स मिलकर हीरा बनाते हैं, वो डिफरेंट है बस। तो ये जो ग्रेफाइट है, ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, याद रखना। ग्रेफाइट भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और हीरा भी क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। लेकिन फर्क कहां पे आ गया? एटम्स की अरेंजमेंट में, एटम्स की बॉन्डिंग में, एटम के मिलने के अंदाज में, ठीक है।
तो बोला एलोट्रोप्स क्या होते हैं, याद रखना, गौर से सुन लो, एलोट्रोप्स गौर से सुन लो, दोज, बल्कि मैं यहां दिखाई देता हूं ना पहले आपको, ये द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट इन द सेम फिजिकल स्टेट एंड फेस आर कॉल्ड एलोट्रोप्स और एलोट्रोपिक फॉर्म्स। ये आपकी बुक की डेफिनेशन है, लेकिन गौर से सुनना बेटा, याद रखना, गौर से सुन लेना। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट विच आर फिजिकली डिफरेंट बट केमिकली अलाइक। डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ ए सॉलिड ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट की वो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, कौन सी फॉर्म्स, जो केमिकली क्या होंगी, सेम होंगी। उसमें एटम्स तो वही है ना, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, एटम्स दोनों में सेम है ना, बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। कैसे, आप देख लें हीरे की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है और ग्रेफाइट की क्या है। वो दिखने में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और ये दिखने में काला है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ और है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ और है, समझ आ नहीं है, उसकी डेंसिटी कुछ और है, इसकी डेंसिटी कुछ और है। ग्रेफाइट कंडक्टर है, हीरा कंडक्टर नहीं है, हीरे से बिजली पास नहीं होती। अभी भी नहीं समझे ना, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा जी ये आपकी बुक की डेफिनेशन है, असल में ये डेफिनेशन नहीं है। एलोट्रोपी याद रखना, इट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ ए सॉलिड विच आर केमिकली सेम बट फिजिकली डिफरेंट। ग्रेफाइट से आपकी जो पेंसिल का सिक्का, इससे बिजली पास होती है ग्रेफाइट से, लेकिन हीरे से नहीं होती। जी मैडम आप क्या कह रही हैं? बेटे ये बात आपको समझ आई है, ग्रेफाइट और हीरा समझ आ गया। ये दोनों क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, दोनों क्या, इन्हें एलोट्रोप्स कहते हैं, इन्हें कहते हैं बहरूप। किसके, कार्बन के। ये दोनों कार्बन के बहरूप हैं, दोनों कार्बन के क्या, एलोट्रोप्स। अब डेफिनेशन क्या बनेगी कि दोनों क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है ना, तो हम कहेंगे डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट की डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स जो केमिकली क्या होती है, सेम होती है ना, एटॉमिक नंबर सेम होता है ना उनका, बट फिजिकली क्या होती है, डिफरेंट। दे आर सेड टू बी द एलोट्रोप्स। आप समझ आ गया नहीं आ गया? तो आपके कार्बन के एलोट्रोप्स हैं या नहीं, है ना? आपके कार्बन के क्या एलोट्रोप्स हैं, मतलब उसका हीरा और ग्रेफाइट और बकीबाज भी है एक, ठीक है। बकीबाज क्या होता है, इसमें याद रखना, इसमें भी कार्बन के एटम्स जो है ना एक दूसरे के साथ कितने कितने बाम बनाते हैं, 3 बाम बनाते हैं, ठीक है, लेकिन वो फुटबॉल की शक्ल में जुड़े हुए होते हैं। किसकी शक्ल में, ठीक है, इसे बकीबाज। ये भी क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ये भी क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ये भी क्रिस्टलाइन फॉर्म है। समझ आ गया बच्चे? तो मैंने अभी आपके सामने जो एलोट्रोप्स की डेफिनेशन की है उसको गौर से सुन लो, मैंने रिकॉर्ड भी करवा दी है। डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ ए सॉलिड या ऑफ एन एलिमेंट, ये ले मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट कर दो। अच्छा, जब ये एक एलिमेंट की डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म है तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली सेम हो जाएंगी। ऑफ एन एलिमेंट विच आर केमिकली सेम बट फिजिकली डिफरेंट आर कॉल्ड, हाँ जी, आर कॉल्ड, बोलो, एलोट्रोप्स ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। एलोट्रोपी क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एलोट्रोप्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एलोट्रोपी। बहरूपियत क्या है, अगर किसी एलिमेंट के एलोट्रोप्स ही नहीं है तो उसके अंदर एलोट्रोपी पाई नहीं जाती, और अगर किसी एलिमेंट के अंदर एलोट्रोप्स हैं, अब हीरा भी एक एलोट्रोप है, ग्रेफाइट भी एक एलोट्रोप है, और बकीबाज भी एक एलोट्रोप है। दीज आर द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। प्रॉब्लम किसी को, तो द एग्जिस्टेंस, पाया जाना किसका, एलोट्रोप्स का, किसी भी एलिमेंट्स के एलोट्रोप्स का पाया जाना क्या कहलाता है, एलोट्रोपी कहलाता है। अभी भी नहीं समझ आया तो बस करो ना, ये ले, ठीक है जी। तो सम एलिमेंट्स कैन एग्जिस्ट इन 2 or more डिफरेंट अरेंजमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं
जो एक नहीं एक से ज्यादा उनके एटम्स क्या करते हैं, एक नहीं एक से ज्यादा अरेंजमेंट्स में जुड़ सकते हैं, ठीक है। फिगर शोज 3 डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ कार्बन एटम्स, सो दे आर द 3 डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन. First is called diamond, second is called graphite, and third is called buckyballs. I know what you will like. What you will like? आपको कौन सी पसंद है? आपको कौन सी पसंद है? डायमंड. आई थिंक सो डायमंड. तो बेटा जी डायमंड बनने के लिए मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है, 4 बांध बनाने पड़ते हैं. समझ आया नहीं यार? अपनी पूरी कुव्वत यूज करनी पड़ती है. कार्बन की वैलेंसी 4 है, कार्बन ने 4 की 4 वैलेंसी यूज की है उसमें, और आपके अंदर ताकत जितनी आप उतना पढ़ते नहीं हो तो फिर डायमंड कैसे बनोगे? आगे चले. सो समझ आ गया बेटा. आपने बुक वाली डेफिनेशन देनी है पेपर में भी, याद रखना. मैंने आपको असल डेफिनेशन जो ऊपर है मैंने बड़ी बुक्स पे भी पढ़ी, अपनी क्लासेस जो हमारी, ये पुरानी बुक की डेफिनेशन 10वीं क्लास की, आप पुरानी केमिस्ट्री की बुक उठाए उसके अंदर ये डेफिनेशन मौजूद है. और इसके अंदर कोई डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट इन द सेम फिजिकल स्टेट एंड फेस, बस डिफरेंट फॉर्म्स है, सेम फिजिकल स्टेट है और फेस भी एक ही है. और कॉल्ड किसी हद तक ये भी दुरुस्त है, और कॉल्ड एलोट्रोप्स और एलोट्रोपिक फॉर्म्स. ओके, याद कर लो बस. गौर से सुनिए जी, एलोट्रोपिक फॉर्म. बस बेटा चैप्टर खत्म हो गया आपका. अब कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स पढ़ेंगे, सल्फर की पढ़ेंगे, फास्फोरस की पढ़ेंगे और खुदा पे मानते, ठीक है. अल्लाह हाफिज करेंगे आपसे. तो देयर आर 3 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, डायमंड एंड ग्रेफाइट. अब आपने ये सिर्फ याद रखना है कि कार्बन के कितने एलोट्रोप्स हैं? 3. ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकीबाल्स. बस डायमंड का आपने ये बताना है कि इन डायमंड की, बेटा सुन लो, तीनों के नाम याद कर लिए. डायमंड में छोटा सा नोट आपने याद करना है, 2 जुमले हैं सिर्फ. कहना इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर, ठीक है, 4 अदर्स क्रिएटिंग ए रिजिड कंपैक्ट अरे. और उससे क्या बनाता है? एक बहुत ही सख्त किस्म की, बहुत ही सख्त किस्म की, बहुत ही सख्त और मजबूत किस्म की एक अरे बना देता है. फुल स्टॉप. दिस मेक्स डायमंड द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस. और ये चीज डायमंड को दुनिया का सबसे सख्त मादा बना देती है. दुनिया में सबसे सख्त चीज पता कौन है? डायमंड है. आगे चले, बस इतना ही याद करना है. हाँ जी, बस इतना ही. ऑनली दिस. फिर ग्रेफाइट आ गया. कैसे बेटे जी, इससे लोहा कट सकता है, इससे स्टील कट सकता है. बेटा मैं अब इस पे अगर जरा डिटेल में बात करूं ना तो टॉपिक से दूर हो जाएंगे, ठीक है. ये सिर्फ आपके इल्म के लिए बता दूं. आपको पता आसमान से पत्थर गिरता है जमीन के ऊपर, शहाबी है. शहाबियों का पता आपको? मीटियोर्स का पता आपको? किस किसने सुना हुआ मीटियोर्स का? आसमान से बहुत बड़े बड़े पत्थर जमीन के साथ टकराते हैं आके. बेटा जी बोलने वाले ये कहते हैं कि जमीन के ऊपर ऐसा बहुत बड़ा शहाबी आके गिरा, समझ आ नहीं है. और उस शहाबिया की वजह से जमीन पे कुछ 6-7 माह तक धूल ही पड़ी रही. जितने जानवर थे सारे के सारे मर गए. आपकी साइंस कहती है. इसका हकीकत से क्या ताल्लुक है? ठीक है, गौर से सुनना. और जब वो शहाबिया गिरता तो जमीन में कुएं बन जाते हैं, इतना अंदर तक चला जाता है. समझ आया नहीं? कितना प्रेशर डलता होगा. समझ आया या नहीं आया? नहीं आया. अब मैं छोटी सी मिसाल देता हूं आपको. आपके ऊपर हवा कितना प्रेशर डालती है? 180. बेटा आप कितना डालें? 70,000 एटमॉस्फेयर का प्रेशर डालें. किसके ऊपर? ग्रेफाइट के ऊपर. मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? आई थिंक सो दैट वाज 20,000 इतना टेम्परेचर था. उस पे जाके बेटा जी आपका आर्टिफिशियल हीरा बनेगा, और उसका और नेचुरल डायमंड का मुकाबला कोई नहीं है. अभी भी नेचुरल डायमंड फिर भी सख्त होता है. मेरी बात समझ आई? कुछ इतना टेम्परेचर था. समझ आया? बाकी बात बेटा एलोट्रोपिक फॉर्म है. मैं भी आगे बढ़ के देता हूं, देखे भी पढ़ेंगे हम लोग. तो ग्रेफाइट क्या? इन ग्रेफाइट कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन लेयर्स ऑफ हेक्सागोनल अरेज. आप सुन रहे हो? ये आपकी अरे है ना, और इसमें एटम्स क्या बना रहे हैं? हेक्सागोन. हेक्सागोन क्या होती है बेटा? एक प्लेन ज्योमेट्रिकल शेप होती है जिसके कितने कोने होते हैं? 6 कोने. 1 कोना, 2 कोने, तीसरा कोना, चौथा, पांचवा, छठा. हेक्सागोनल अरेज है. सुन रहे नहीं सुन रहे? ये एक ऐसी अरे है जिसके अंदर हेक्सागोन्स बने हुए हैं. तो बस यही उसने कह दिया कि जो आपका ग्रेफाइट है ना, अब इन ग्रेफाइट कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन लेयर्स ऑफ हेक्सागोनल अरेज. आप समझ आ गया? ऐसी अरेज जो कि हेक्सागोनल होती हैं, जिनके अंदर हेक्सागोन्स होते हैं. ऐसी कितारें जिनके अंदर क्या बने हुए होते हैं? हेक्सागोन्स बने हुए होते हैं.
उन अरेज की लेयर्स की फॉर्म में आपके कार्बन आइटम्स अरेंज होते हैं इन द ग्रेफाइट। प्रॉब्लम किसी को? अब बेटा एक लेयर ऊपर है, दूसरी लेयर क्या नीचे? इन लेयर्स के दरमियान में भी वीक बॉन्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? वीक बॉन्ड्स। कहते हैं वीक बॉन्ड्स एग्जिस्ट बिटवीन द लेयर्स दैट अलाउ देम टू स्लाइड ओवर वन। ये ग्रेफाइट पता है क्या होता है? चिकना होता है। कभी सिक्का देखा? तो ये लेयर जो है ना, इनके दरमियान में वीक बॉन्ड्स होते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी जोर लगाएंगे ना इस लेयर के ऊपर, तो एक लेयर दूसरी लेयर पे क्या कर देगी? फिसल जाएगी। समझ आया नहीं है? तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दैट वीक बॉन्ड बिटवीन द लेयर्स कैन स्लाइड ऑन वन अनदर। ठीक है, दिस मेक्स ग्रेफाइट सॉफ्ट। ये चीज ग्रेफाइट को नरम बना देती है। बस 3 बातें इसके बारे में याद करनी है आपने। बकीबॉल्स क्या जी? इन बकीबॉल्स 60 से लेके 100 तक याद रखना। 60 कार्बन आइटम्स आपकी बुक पे था। 60 कार्बन आइटम्स फॉर्म है हॉलो स्फीयर। क्या बनाते हैं? एक खोखला फुटबॉल। देख रहे हैं फुटबॉल की शक्ल की तरह ये जैसे फुटबॉल में गोल गोल चमड़े की वो के सेगमेंट्स होते हैं, है ना, फुटबॉल की तरह। ठीक है, तो इट फॉर्म्स ए हॉलो स्फीयर, एक खोखला गोला, अंदर से खाली गोला बना देते हैं। कार्बन आइटम्स आर अरेंज्ड इन पेंटागोन्स एंड हेक्सागोन जस्ट लाइक ए सॉक्सर बॉल। सॉक्सर बॉल फुटबॉल है। ठीक है, तो बस यही है। बकी बॉल्स के अंदर आपने 7 तक आइटम्स होते हैं जो मिलकर क्या बना देते हैं? हॉलो स्फीयर बना देते हैं। और कार्बन आइटम्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागोन एंड पेंटागोन्स। कभी कभी पेंटागोन भी बनाएंगे, कभी कभी बता रहा हूं, ये देख लें। ये इस तरह की पट्टियां भी हो सकती है और इस तरह की पट्टियां भी इसके अंदर हो सकती है। प्रॉब्लम किसी को? जस्ट लाइक ए सॉक्सर बॉल, इस शेप इज लाइक ए सॉक्सर बॉल, लाइक फुटबॉल। ओके, नो, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकी बॉल्स आर कॉल्ड एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन बिकॉज ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स एंड ऑल आर सॉलिड्स। प्रॉब्लम किसी को? एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस क्या है बेटा? याद रखिएगा फास्फोरस के कितने एलोट्रोप्स है? 2। व्हाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस। अनदर कॉमन नॉन मेटल, लेकिन ये नॉन मेटल है और कार्बन भी नॉन मेटल है। अनदर कॉमन नॉन मेटल फास्फोरस इज फाउंड इन 2 कॉमन एलोट्रोपिक फॉर्म। नंबर 1 व्हाइट फास्फोरस, नंबर 2 रेड फास्फोरस। अब बेटा सुन ले, व्हाइट फास्फोरस किस फॉर्म में? नजर भी आ रहा होगा, व्हाइट फास्फोरस P4 की शक्ल में और वहां पे चेन होती है। देखे ना, नजर आ रहा है ना दोनों की? मैं दिखा देता हूं। व्हाइट फास्फोरस पे नोट देख लें जरा, ये इसको हेडिंग बना दे यहां पे। दिस इज योर हेडिंग। We are talking about now, we are describing the white phosphorus. कहता है the white phosphorus consists of tetraatomic molecules. Tetra means 4. इसमें 4 एटम्स का मॉलिक्यूल बना हुआ होता है। प्रॉब्लम किसी को? फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है? 5वें ग्रुप में है 3। तो देख 3 वैलेंसियां पूरी नहीं की, समझो। और ये बॉन्ड यहां पे बना होता है। इसने भी 3 की, इसने भी सारा। ये तो ये आपका P4 मॉलिक्यूल है, बस यहां तक P4। ठीक है, टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल्स P4 दैट आर बॉन्डेड टू ईच अदर, फुल स्टॉप। ये आपके क्या आ गई? बस इतना ही याद करना है। और साथ बेटा आपने इसके सामने इसका स्ट्रक्चर हेडिंग देखना, स्ट्रक्चर बना देना नीचे, बस सुन रहे हो इस तरह की। उसके बाद द व्हाइट फास्फोरस कंसिस्ट ऑफ टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल्स P4 that bonded to one another in long chains. This is not white, this is red. I think I have committed an error. So red phosphorus consists of tetraatomic molecules, P4 molecules with ठीक है, टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और ये टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे, ये आपस में जुड़े होते हैं, बॉन्डेड टू वन अनदर इन लॉन्ग चेन। देखें, ये जुड़े हुए ना आपस में इन अ लॉन्ग चेन। सो दिस इज द रेड फास्फोरस। प्रॉब्लम किसी को? आगे आप शक्ल देख सकते हैं। ठीक है, मेरी नहीं, बोर्ड पे दोनों की। ओके, एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर। तीसरी चीज है, इसकी कितनी होती है? आपको फिलहाल यहां पे 2 पढ़ाई जा रही है, इससे ज्यादा भी होती है, फिलहाल हम 2 ही पढ़ेंगे। तो कहता है कि सल्फर कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन्स 8 एटम्स। उसके अंदर कितने एटम्स होते हैं? सल्फर आल्सो एक्सिस्ट इन सेवरल क्रिस्टलाइन फॉर्म्स एंड एमॉर्फस फॉर्म्स। इसकी बहुत सारी एमॉर्फस फॉर्म्स भी होती हैं और बहुत सारी क्रिस्टलाइन फॉर्म्स भी होती हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ सल्फर आर रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। बस क्लियर हो गया? इतना ही याद रखना, ज्यादा याद करने की जरूरत है। एमॉर्फस फॉर्म्स ऑफ सल्फर कौन कौन से जी? प्लास्टिक सल्फर इज द एमॉर्फस फॉर्म ऑफ सल्फर, और ये आपको नजर आ रही होगी, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्लियर हो गया? आगे देखें जी, कंपैरिजन करना किसका? फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर का। आपने सॉलिड पढ़ा, लिक्विड पढ़ा, गैस पढ़ा। आप मुझे ये बताएं, गौर से बताएं, सोच के बताएं बेटा, तीनों की डेफिनेशंस आपको याद है? पहला फर्क डेफिनेशन का, पहला फर्क किसका? देखें, सॉलिड का दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैव
specific shape and specific volume. That state of matter which has specific volume but not shape. इसकी shape नहीं होती, इसकी दोनों नहीं होती. That state of matter which does not have definite shape and definite volume is called gas. पहला फर्क आ गया. दूसरा फर्क क्या जी? A solid have definite shape and volume. A liquid has definite volume but not shape. Similarly, a gas do not have definite shape and definite volume. Does not have, sorry, a gas does not have definite shape and definite volume. फिर जी, there are very strong attractive forces between the particles of solid. यहाँ पे क्या? There are attractive forces. Very strong नहीं है. The attractive forces between the particles of liquids are between solid and gases. इनकी मजबूती solid से कम होती है और gases से ज्यादा होती है. और यहां पे क्या अट्रैक्टिव फोर्सेस होती कोई नहीं है बिटवीन द पार्टिकल्स. क्लियर हो गया? आगे चले. पार्टिकल्स आर फिक्स्ड इन देयर पोजीशंस. पार्टिकल्स फिक्स नहीं होते, पार्टिकल्स फिक्स्ड नहीं होते. सुन रहे हो? पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स हैव रिस्ट्रिक्टेड मोशंस और ये फ्री टू मूव होते हैं. पार्टिकल्स ऑफ गैसेस कैन फ्रीली मूव इन ऑल डायरेक्शंस. प्रॉब्लम किसी को? ठीक है भाई? क्लियर? आप बस यही याद कर लें, बहुत है. नीचे मैंने लिखा हुआ, कहता है इन सॉलिड स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल्स. दीज फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग एनफ to hold particles in fixed positions. As a result, the solids have a definite shape as well as definite volume. ये बता रहा है कि इनकी shape definite क्यों होती है, ये इसका reason है. Significant attractive forces exist between the molecules of liquids. These forces keep the molecules together. कहता है ये molecules को करीब करीब रखती हैं. However, these forces cannot hold the molecules. ये molecules को करीब तो रखती हैं लेकिन उनको उनकी जगह पे पक्का नहीं रख पाती. तो molecules एक दूसरे से बराबर फासले पर आके मूव करते हैं. मैंने बताया था ना आपको. So these forces cannot hold the molecules in the fixed positions. So the molecules in liquids can slide past one another. ठीक है? इसलिए जो liquids है वो फ्लो कर सकते हैं. ठीक है? उनके molecules एक दूसरे पर स्लाइड करके आगे जा सकते. This is the property that make the liquid to flow. ठीक है? ये वो प्रॉपर्टी जो लिक्विड्स को इस काबिल बनाती है कि वो फ्लो कर सके. प्रॉब्लम किसी को? Because of this liquid has definite volume but not definite shape. आपसे कोई बंदा पूछ ले why solids have definite shape, तो आपने ये जवाब देना. आप कोई बंदा ये पूछ ले why liquids have definite volume but not shape, तो ये जवाब देना. इधर क्या पूछेंगे कि why gas does not have definite shape and definite volume, तो you will have to say there are no attractive and repulsive forces between the particles of gas, so therefore gas does not have definite shape and definite volume. Problem किसी को? कर लेंगे फुल? मैंने वैसे कर दिया था. कहता कॉपी एंड मेक द कंपैरिजन ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर बाय राइटिंग अप्रोप्रिएट सेंटेंस इन द एम्प्टी बॉक्सेस. कहता है हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. इधर का डाल देंगे हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट शेप. डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. आगे क्या कर लेंगे? पार्टिकल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड. पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड. और यहां पे कहेंगे पार्टिकल्स आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. ठीक है? यहां डाल दिए. आपने आप खुद फुलफिल करना है, यहाँ पे छोड़ रहा हूं मैं. अब यहाँ का पार्टिकल्स मूव अबाउट फ्रीली एंड रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस. आपने कहा पार्टिकल्स हैव रिस्ट्रिक्टेड मोशंस. ये पार्टिकल्स हैव रिस्ट्रिक्टेड मोशंस. और यहां पे कहना पार्टिकल्स कैन वाइब्रेट ओनली अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशंस. प्रॉब्लम किसी को? जवाब मैंने सारों के दे दिए.